दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ बातों को लेकर के, खास करके आज कुछ सूचनाओं को लेकर के। मेरे दोस्त, पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। ये कह सकते हैं कि राजनीति में उन्होंने आधिकारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए वो बहुत सालों से परेशानी का सबब बनी हुई हैं, उनके न सामने आने को भी लेकर, और वो सामने आती हैं तो भी। चुनाव में आपने देखा होगा कि इसके पहले के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाती रही, खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कम से कम भाई के लिए तो ये बहन हमेशा खड़ी रहती है, किसी से भी लड़ने के लिए। मोदी फिर क्या चीज है। उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ूंगी, शायद यही नारा था या कुछ और भी हो सकता है, जहां तक मुझे याद है, लड़की हूं लड़ूंगी, ऐसा ही कुछ। तो अब यह लड़की लड़ने जा रही है चुनाव वायनाड से, संसद में एंट्री के लिए। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी घटना फिर किस बात के लिए है मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बुरी तरह से परेशान हैं। और कम से कम पिछले 5 सालों से, और खास करके जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके बाद से तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से छा गए। नरेंद्र मोदी की राजनीति ही ध्वस्त कर दी। नरेंद्र मोदी के पास विरासत में बची उनकी अपनी बेईमानी वाली राजनीति, उसी से राजनीति करते रहे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। नरेंद्र मोदी बेईमानी के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, वो तो शुरू से ही है, लेकिन वही उनकी पूंजी बची रह गई थी उनके पास। बाकी तो सब राहुल गांधी ने छीन लिया था। कहीं बोलने नहीं दे रहे थे। देश के किसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी बोलने के काबिल नहीं बचे। और कम से कम आपने नोटिस किया होगा, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब से, यहां तक कि नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से फोकस्ड होना पड़ा राहुल गांधी की राजनीति पर, राहुल गांधी के बातों पर, राहुल गांधी के संवादों पर, राहुल गांधी के कार्यों पर। यहां तक कि पूरी साजिश रच करके राहुल गांधी को संसद से निकलवाना पड़ा, और निकलवाए भी। हालांकि कुछ नहीं कर पाए, यह अलग बात है। अब रह गया चुनाव 2024 आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। नरेंद्र मोदी 97 सीटों पर बेईमानी करके जीती है। अगर उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चंडीगढ़ वाली स्टाइल में जीती है। ठीक है, कोई बात नहीं, जीते हैं तो जीते हैं। और इतनी बेईमानियों के बाद भी बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, पीछे रह गए, और अब कोalition की सरकार चला रहे हैं, एनडीए की सरकार चला रहे हैं। अभी तक तो मोदी सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। ये तो सभी मानते हैं, उनके लोग भी मानने लगे। उनमें क्या उठापटक होगी, क्या खेल होगा, क्या बिगड़ेगा, इस पर मैं नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम नीतीश और नायडू पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश और नायडू दो डबल यन हमेशा ही नेगेटिव अप्रोच में रहे हैं। जहां बुराई रहेगी वहीं ये चले जाते हैं। कहने का मतलब, ये ऐसे कीचड़ हैं जो बहते हुए कीचड़ वाले तालाब यानी कीचड़ वाले गड्ढे में पहुंच ही जाते हैं। कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करते। बात होनी चाहिए इस बात की कि अब प्रियंका गांधी ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित हो चुकी हैं वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए। वायनाड से उनके संसद पहुंचने की दूरी कुछ भी नहीं है, 0 है, आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, रहे, अब उन्होंने छोड़ा। रायबरेली चुनाव लड़कर के रायबरेली को राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। यह मोदी का जवाब था। अपनी बहन के लिए, या यूं कहें कि वायनाड की सीट राहुल गांधी ने छोड़ी, तो वहां
भी अपना वादा निभाया, अपनी बहन को वहां चुनाव में उतारा। यह निश्चय है कि वो संसद आराम से पहुंच जाएंगी। ये सभी को मालूम है, ये कम से कम मोदी को तो मालूम ही है, किसी और को मालूम हो या ना हो। तो प्रियंका गांधी जब संसद में होंगी तो आप सोचिए, राहुल हमेशा सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, यहां तक कि वो राजनीति भी नहीं करते सत्य बोलने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति करने के लिए आदमी को झूठ बोलना पड़ता है नरेंद्र मोदी की तरह। मेरे कहने का अर्थ यह है कि राजनीति करते समय कुछ ऐसे सत्य पर चुप भी रहा जाता है जहां राजनीति करनी हो, नहीं बोला जाता, डिप्लोमेट बनना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे भी नहीं है। राहुल गांधी प्योर एक सच्चे और दिल से राजनीति करने वाले नेता हैं। इसीलिए मैंने बार बार, हमेशा, अभी भी, कभी भी, तभी भी बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ही देश के भविष्य हैं। नरेंद्र मोदी के अत्याचारों से, अनाचारों से, दुराचारों से अगर कोई इस देश को बचा सकता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको 10 जून को प्रधानमंत्री बनना था। अगर 97 सीटों पर नरेंद्र मोदी बेईमानी नहीं किए होते तो राहुल गांधी 10 जून को प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके होते। कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी की बेईमानी भी टूटेगी, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को देश से ज्यादा उनके अपने लोग भी बेईमान कहने लगे हैं या मानने लगे हैं। खैर, उनके अपने लोग नहीं मानते, गुजरात लॉबी नहीं मानती, गुजरात वाले लोग भी नहीं मानते। उनके अपकर्मों, मतलब उनके गलत कामों के बावजूद भी अगर पूरी की पूरी सीटें नरेंद्र मोदी को दिया तो निश्चय ही नरेंद्र मोदी के सारे पापों के भागीदार भी बने और सारे पापों के में सहमति भी जताई। मतलब तो यही होता है ना। दूसरी जगह मान लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप तो बीजेपी ने दिल्ली में भी कर दिया या फिर मध्य प्रदेश में भी कर दिया। तो दिल्ली में तो सीधे सीधे बेईमानी से किया, मध्य प्रदेश में बेईमानी प्लस शिवराज सिंह चौहान के नाते हुआ। लेकिन गुजरात में तो यह कहा जा सकता है कि गुजरात का क्लीन स्वीप करना, यानी सारी सीटें जीतना, नरेंद्र मोदी का अपना वर्चस्व है। तो उनका वर्चस्व क्या है? अडानीवाद, लुटेरावाद, लूटवाद, देश को बेचनावाद, क्या कह सकते हैं। तो क्या इसका समर्थन किया गुजरात ने? खैर, इस बात पर वो यही छोड़ते हैं, उस बात पर नहीं जाते हैं, क्योंकि इस समय बात यह हो रही है कि प्रियंका गांधी वायनाड से संसद पहुंचेंगी और उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, पहुंच जाएंगे। अब संसद में राहुल गांधी के खाटी शुद्ध राजनीति, सत्य राजनीति से नरेंद्र मोदी का मुकाबला चल रहा था, चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की पिच पर, नरेंद्र मोदी के मैदान में जाकर सर चढ़कर बोलने वाली प्रियंका गांधी जब संसद में होंगी तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी के लिए शायद वहां कुछ क्षण बैठना मुश्किल होगा, बोलना मुश्किल होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि राहुल गांधी तो अपनी बात कहते हैं, हमेशा वो अपनी बात कहते हैं, जवाब देने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं, और झूठ पर जवाब देने जाओ तो समय व्यर्थ होता है, ऐसा मानकर राहुल गांधी चलते हैं और राजनीति करते हैं। राहुल गांधी कभी भी नरेंद्र मोदी के चक्कर में नहीं पड़ते, उनके झूठ के चक्कर में, उनके सगुफे के चक्कर में, उनकी बेईमानियों के चक्कर में, उनके उस राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के पिच पर कभी नहीं जाते। हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर या विभाजनकारी मुद्दे पर या देश तोड़ने के मुद्दे पर या लोगों को बांटने के मुद्दे, इन सब बातों पर राहुल गांधी सीधे सीधे नहीं जाते, बाहर आ जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं और वही बोलते हैं जो सच होता है और जो देश के हित में होता है, देश के लिए होता है, देश के लिए जरूरी होता है। यह राहुल गांधी की राजनीति है। गलत के लिए किसी भी कीमत पर तक जाकर लड़ने के लिए राहुल गांधी तैयार रहते हैं। अब आएंगी बहन प्रियंका, उनकी, राहुल गांधी की, संसद में होंगी नरेंद्र मोदी के सामने। नरेंद्र मोदी
जितने शब्द बोलेंगे हर शब्द का जवाब प्रियंका गांधी देंगी। सोच कर देखिए, राहुल गांधी अपनी पीठ पर अपने तरीके से अपनी राजनीति करेंगे और प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के लिए जवाब बनकर सामने खड़ी रहेंगी। कैसा माहौल होगा और कितनी कठिन राजनीति होगी नरेंद्र मोदी के लिए। एक सत्र में एक आध बार कुछ घंटों के लिए चले जाया करते थे नरेंद्र मोदी संसद में और घंटों घंटों एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का प्रवचन देकर बाहर आ जाया करते थे। कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता था। राहुल गांधी फिर वही अपनी सत्य और अपने सत्य, अहिंसा, गांधीवाद और उन सब पर ही अपनी बातें रखते थे। लेकिन यहां अब प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द का जवाब बनेंगी, एक जवाब देंगी उनके पिच पर जाकर। यानी हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाएंगे, उस पे भी बांटने की राजनीति करेंगे, उस पे भी घर तोड़, समाज तोड़, प्रदेश तोड़, देश तोड़ नरेंद्र मोदी की राजनीति पर यह समझ सकते हैं कि एक दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी प्रियंका गांधी। कितना मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी को संसद में खड़े रहना। बोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बोल क्या पाएंगे। बोलेंगे तो उसका जवाब पूरे देश में गूंजेगा। वैसे भी नरेंद्र मोदी का झोला पैक हो चुका है, मतलब उनका झोला पैक हो चुका है उनके अनुसार। कब बाहर निकलेंगे पता नहीं। जब तक दलाल हैं इस देश में, अपने हितों, व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करने वाले दलाल हैं, तब तक हो सकता है कुछ और दिन नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति कर लें। मैं सीधे ये बात नीतीश कुमार और नायडू के लिए कह रहा हूं। सिर्फ यही नहीं, आज भी जो लोग नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजाते हैं, खुशियां जताते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए का स्वागत करते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उनकी बुद्धि, विवेक, समझ मेरी समझ से परे है। लेकिन एक बात और है कि वो जाने अनजाने नरेंद्र मोदी के सारे पापों के भागीदार बन जाते हैं। जैसे आज की ही बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी इस समय काशी में गए हुए हैं। हालांकि काशी ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें हरा दिया है, वो हारे हुए हैं। यह नहीं कह सकते। सीधी सी बात, अगर दूसरी बेईमानियों को छोड़ दो, अगर एक सीधी बात भी कही जाए कि अगर 30-32 लोगों का नामांकन कैंसिल नहीं करवाया होता नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती, तो शायद नरेंद्र मोदी इस समय संसद ही नहीं पहुंच पाते। यह भी तय था, यह भी तय है, और यही रिजल्ट था। कितने अंतर से हारे हैं, मतलब जीते हैं, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जीतने के बाद भी हारने का जो चेहरा होता है, हारने की जो शर्मिंदगी होती है, वो आपको हर पल, हर क्षण इस समय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखेगा। काशी में है, पूजा, नाटक, नौटंकी सब कुछ चल रहा है, सब हो रहा है वही जो पहले हुआ है, होता रहा है, नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। लेकिन चेहरे पर वो बात नहीं है जो किसी प्रधानमंत्री के चेहरे पर होनी चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद भी पहले से ही मानते रहे हैं कि वो तो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं। अब तो और भी दिखने लगा, समझने लगा, और अब तो काशी भी कहने लगा, लोग भी कहने लगे। आपको पता होगा काशी में लोगों ने खुलकर बोला इस बात को कि नरेंद्र मोदी ने पूरी काशी गुजरात को बेच दी, गुजरातियों को बेच दी। यह तो गलत बात है ना। उड़ीसा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह कह सकते हैं कि एक तमिल वाला उड़ीसा में कैसे राज करेगा, लेकिन काशी में राज भी करेंगे, ये पूरे देश पर ये भी राज भी करेंगे, और पूरा देश बेचकर गुजरातियों को देंगे, गुजरातियों के लिए ले जाएंगे, और स्पेशली अपने परिवार यानी अडानी के लिए करेंगे। तो कोई बोलेगा कैसे नहीं, कोई सोचेगा कैसे नहीं, कोई समझेगा कैसे नहीं। उत्तर प्रदेश की हार के पीछे सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार रहा है तो यही है नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद, नरेंद्र मोदी का लूट खसोटवाद, और नरेंद्र मोदी का देश को लूट खसोट करके अडानी को देने वाला वाद।
जिसका जवाब पूरे देश ने दिया, काशी ने तो स्पेशली दिया है। तो इस तरह की मुश्किलें नरेंद्र मोदी को आने वाली हैं संसद में। संसद में अब नरेंद्र मोदी के लिए बैठना, बैठे रहना या बोलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने राहुल गांधी, सच बोलने वाले राहुल गांधी, राजनीति में भी राजनीति ना करने वाले राहुल गांधी अकेले नहीं होंगे। उनकी बहन प्रियंका होंगी, जो नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी राजनीति में भी राजनीति करेंगी, राजनीति का जवाब राजनीति से देंगी। आप अंदाजा लगा लीजिए। अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी, वैसे भी अब तो नरेंद्र मोदी खुद ही कह दिए कि दोनों चोर हैं। मैं नहीं कहता, अगर दो चोर हैं वहां से और बाकी न जाने कितने चोर भाग कर गए हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। गुजराती भाइयों से मेरी क्षमा याचना है भाई कि आप मुझे गलत मत समझो। सब कुछ जो नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया, कहा, करते हैं, वही मैं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने दो गुजराती यानी अडानी और अंबानी को चोर कहा। आप भी सुने होंगे कि कहा था ना कि टंपो में भर करके ब्लैक मनी ले जा करके कांग्रेस को दे रहे हैं। तो ये दो चोर ही हुए ना, हमारा आपका चुराए होंगे, तभी तो ये दो चोर टेम्पो में भर के कांग्रेस को देने ले गए थे। बाकी कहां से ले जाते आप बताओ। अब दो चोर, मुख्य रूप से चोर कहा, बाकी बहुत से चोर वहां से लूट लाट करके पूरे देश को भागे ही हुए हैं। तो कहने का मतलब नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजराती चोर है, मैं नहीं कहता। उन्होंने कहा है, उन्होंने यह भी कहा है कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। व्यापार वो कर रहे हैं। अब व्यापार में भी चोरी कर रहे हैं तो कोई क्या करे। व्यापार सीधे भी कर सकते हैं, सबको समान अवसर भी दे सकते हैं व्यापार में भी, लेकिन इस तरह से चोरी करेंगे, चोरी करके अकेले अडानी और अंबानी को देंगे, ये तो गलत है ना भाई। चलो जो कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा अडानी के मुद्दे पर भी भागने में नरेंद्र मोदी को। वैसे भी संसद में क्या होगा, क्या होने जा रहा है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे चर्चा है, किसका उपसभापति बनेगा, किसका उपसभापति बनेगा, वगैरह वगैरह, आप देख ही रहे होंगे। वैसे नरेंद्र मोदी को जो सूट करेगा, मैं तो ये कहता हूं कि संसद में स्पीकर नरेंद्र मोदी बनेंगे। अब आप कहेंगे वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो स्पीकर कैसे बनेंगे? मेरे भाई, जो बनेगा वो नरेंद्र मोदी के ऐसे ऐसे वाला होगा, तो फिर वही हुआ ना, नरेंद्र मोदी ही हुए ना। और आपने पिछले 10 सालों से, 5 सालों से कम तो देख ही रहे हैं कि 200 सांसद उठा करके सस्पेंड करके फेंक दिए जाते हैं संसद के बाहर। अब इससे ज्यादा क्या आपको उदाहरण मिलेगा ऐसे ऐसे वाले का? मतलब ऐसे ऐसे वाले का पूछ लाते हैं लोग। तो कहने का मतलब नरेंद्र मोदी ही स्पीकर भी होंगे, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री भी होंगे, नरेंद्र मोदी ही गृह मंत्री भी होंगे, नरेंद्र मोदी ही सारे मंत्री हैं। किसी को आप जानते हो? मैं तो नहीं जानता। अभी कितने लोग बने नहीं मालूम। अभी देखो, जब हादसे होते हैं, लोग मर वर जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए कुछ मंत्री आगे आते हैं, तब पता चलता है कि अरे यार ये तो मंत्री है। अब अश्विनी वैष्णव पहले रेल मंत्री थे, मुझे पता नहीं, कभी चर्चा हुई होगी, कभी बोला होगा, उसको मत नोटिस कीजिए। क्योंकि जब अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जहां न जाने कितने लोग घायल हुए, न जाने कितने लोग मरे, बंगाल में रेल हादसा, तब पता चला कि अरे रेल मंत्री तो अश्विनी वैष्णव हैं। फिर उनके कुछ वीडियो सामने आए, आगे से जाएगी ट्रेन तो पीछे से आएगी ट्रेन, तो बचा लेगी ट्रेन, तो ये टेक्नोलॉजी तो वो टेक्नोलॉजी। वही नरेंद्र मोदी की स्टाइल में झूठ परोसना, झूठ बोलना। खैर झूठ ना भी बोले होंगे, लेकिन हम कहते हैं कोई जब इंप्लाइज ही नहीं रहेगा, कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा, तो ट्रेनें तो आपस में टकराएंगी। ऐसी टकराहट का इंतजार कीजिए, हर हफ्ते हर महीने होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। मरने वालों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो मरते रहेंगे, उनके अपने फिर नरेंद्र मोदी को चुनते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, ये सब सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये सब इतना आसान नहीं होगा। संसद का मजाक बनाना, जिस तरह से पिछले काफी दिनों से संसद का मजाक बनाया। अब कुछ मन की बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की, क्योंकि काशी में है, जाहिर है कि मन की बात वहां कुछ न कुछ बोलेंगे। उन्होंने कहा 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। शायद किसी सभा में गए होंगे, किसानों की ठोक दिया डायलॉग।
अब सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने आपने क्या किया किसानों के लिए? किसानों से उनकी जमीन छीन करके अडानी को देने की कोशिश के अलावा दो बार किया अपने दोनों कार्यकाल में। उसके अलावा किसानों पर गोलियां चलवाने के अलावा, किसानों पर जुल्म ढाने के अलावा, कीले ठुकवाने के अलावा आपने क्या किया किसानों के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ किया। चलिए, मैंने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात, अपने मन की बात कह दी, मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर कहते हैं वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आपका यह विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। नरेंद्र मोदी गलत कह रहे हैं। आपके 10 साल के कार्यकाल से लोग इतना त्रस्त हो गए थे कि 10% भी आपको वोट नहीं दिए, न देने वाले हैं, न देंगे, आगे भी नहीं देंगे, और न आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आपकी अपनी जो बेईमानी की कला है ना और ताकत है ना, उसका इस्तेमाल करके आप पहुंचे हैं, तो श्रेय वोटरों को देने से कोई फायदा नहीं है। अब डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन सच तो यह है कि आपको हार की पीड़ा चुभती होगी अंदर अंदर। ये बोलते समय भी, ये लिखते समय भी आपको बहुत दुख हुआ होगा, खिसियाए होंगे, न जाने कितनों को जेल में भेजने का प्लान बनाए होंगे, और बाद में भेजेंगे भी अगर रह गए तो। आगे एक और, ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। यानी 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना था, 3 बार जीत कर नहीं आए थे। मोदी जी, आप सिर्फ 1 बार जीत कर आए थे। झूठ, मक्कारी, जुमलेबाजी, धोखेबाजी, जो भी बाजी किए, सारी बाजियों के बल पे पहली बार चुनाव में जीतकर आप आ गए थे, वो भी चाइना, अमेरिका, देसी विदेशी पूंजीपतियों के बल पे। उसके बाद तो 2019 में आप 44 सैनिकों को मरवाकर फिर से प्रधानमंत्री बने, और इस बार बेईमानी के बल पे। तो हैट्रिक आप नहीं लगाए हैं। आप अपने को भले माने या कोई भी, सभी जो जानते हैं वो जानते हैं कि आप ये नहीं कह सकते। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया। अगर नामांकन कैंसिल नहीं करवाया तो आपको पता चल जाता कि आपको चुना है कि नहीं चुना है। अब तो हारे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकता है। नहीं नरेंद्र मोदी जी, काशी में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि आपने काशी कुछ गुजरातियों के हाथों में बेच दिया, पूरी काशी को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लोग अब कहना शुरू कर दिए हैं। आरएसएस भी कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, और देश तो कह ही रहा आपने ऐसा ही किया है। तो ये कुछ मन की बातें आपने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी, इसका जवाब मैंने आपको दिया मोदी जी। वैसे मैं बहुत छोटा सा एक अदना सा आदमी हूं, मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूं। और मेरी कहां कौन कितने लोग सुनते हैं, 10 आदमी, 20 आदमी, 50, जो भी है, ठीक है। मैं इससे निराश नहीं होता, मैं इससे हताश नहीं होता। आपने देखा होगा मैं अपने सारे वीडियोस में अपील भी नहीं करता। अब तक अगर नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये नहीं बोलता मैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये देश के लोग समझदार हैं। उन्हें लगेगा कि अगर मैं सही बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, तो खुद कर लेंगे, मुझे कहने की क्या जरूरत है। वैसे भी आप